हेलो दोस्त, नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। क्या और जीएस कल आए हैं 50 क्वेश्चन का रिवीजन वाला है। जो प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ है ना, वो सब एग्जाम में यहीं से पूछता है। प्ले स्टोर में सब वीडियो स्टोर है, आप जाइए आराम से वहाँ देखिए, एक एक करके आराम से, कुछ नहीं, कान में हेडफोन लगा कर आराम से सुनिए। क्या प्ले स्टोर में मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, तभी ना। क्या और कैसा लग रहा है? जो सवाल रहता है बहुत अच्छा रहता है, समझे? जो एग्जाम में पूछेगा यहीं से पूछता है, और कहाँ से पूछेगा? नया सवाल थोड़ी तैयार करता है, इसी को घुमा के पूछता है, कभी क्वेश्चन को आंसर में, आंसर के क्वेश्चन में। देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, गड़ारी नृत्य शैली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गड़ारी नृत्य कहाँ के हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी के। गड़ारी कहाँ का हो जाएगा? पुडुचेरी के, ठीक है। जो पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखिए, लॉन्ग फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसका है? लॉन्ग फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी किसका है? तो ये है, ये आपको किसका? रस्किन बॉन्ड के आ जाएगा, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के आ जाएगा। अब देखिए, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम किसको आता है? कौन है? देखिए, जो देखिए मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय और पहली एशियाई महिला, भारत के भी और एशिया की भी पहली महिला है, जो ये कौन है? तो ये आपके आ जाएगी रीता फारिया कब जीती थी? तो ये 1966 में, ठीक है। 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का किताब मिला था इसको, रीता फारिया को, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत किस राष्ट्र से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत किस राष्ट्र से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत लिया गया है कनाडा से, अवशिष्ट शक्ति का कनाडा से, ठीक है। और ब्रिटेन से भी देखिए, आयरलैंड के नीति निर्देश तथ्य लिया गया है, ब्रिटेन से संसद पॉलिसी वगैरह लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया की संवर्ती सूची विषय लिया गया है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो तीसरी पंचवर्षीय तृतीय सेक्टर क्या हो सकता है? तो तृतीय आपका सेक्टर आ जाएगा। तृतीय सेक्टर में क्या आ जाता है? तो तृतीय सेक्टर में आपको सेवा क्षेत्र आ जाएगा, यानी सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर आ जाएगा तृतीय। इसी से भारत में सबसे अधिक आय होता है, जो कि जीडीपी का 50% यहीं से आय होता है, इनकम होता है, ठीक है। और देखिए, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? नरमपंथी कौन नेता थे? तो नरमपंथी में नरम दल का, गरमपंथी यानी गरम दल के। तो नरमपंथी में आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये सब थे तीनों, ये जो थे गरम दल के नेता थे, गरम दल के थे, ये गरम दल में विश्वास करते थे। और नेताजी, गांधी जी और ये सब जो थे वो नरम दल के थे, ये नरमी से काम लेते थे, हाँ ही जी हजूरी में, ठीक है। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग है, होम रूल मतलब हमारा घर का शासन चाहिए, हमको घर में शासन करना, अपना घर के किसी दूसरे के कानून या हम शासन नहीं चलाएंगे। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? ये किसने किया था? देखिए, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और ये और किसने की थी? तो होम रूल लाला लाजपत तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भी किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कब किए थे? तो ये अप्रैल 1916 में किए थे। तो अप्रैल 1916 में किए थे, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा? पुणे में किए थे, ठीक है। जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में की थी, मद्रास में। सितंबर 1916 में, दोनों 1916 में किए थे, लेकिन ये मद्रास में की थी एनी बेसेंट, और ये बाल गंगाधर तिलक किए थे पुणे में, ठीक है। और दोनों का एक ही था कि स्वशासन दिलाना, यानी भारत का होम रूल हो, यानी भारत का स्वशासन दिलाना, ठीक है। अंग्रेजों को कमजोर करना, ठीक है। होम रूल का मतलब अंग्रेजों को कमजोर करना, अंग्रेजों को जो शासन चलाता है उसको कमजोर करना, और भारत का शासन लाना, यानी अपने शक्ति को लाना, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन थे? देखिए, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? महिला थी। तो ये थी अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली थी 1942 में जो महिला थी, जो ग्वालियर टैंक में झंडा को फहराई थी, ठीक है। आज बहुत अच्छा सवाल आया है, ठीक है, देखिए एंजॉय। देखिए,
पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन डीप हो गया है, अच्छा नहीं है। देखिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो पूर्ण स्वतंत्रता घोषणा के बाद, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और देखिए इसका जो उस टाइम था, ये 26 जनवरी 1930 से घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता मनाएंगे, फहराएंगे, ठीक है। फैसला लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी फहराएंगे, ठीक है, फैसला लिया गया था लाहौर अधिवेशन के द्वारा। पूर्ण स्वतंत्रता। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था 2 सितंबर 1946 के, 2 सितंबर 1946 के, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 12 सदस्य थे, इसका सदस्य स्थायी थे, ठीक है, जो अंतरिम सरकार के स्थापना किए थे या फिर सदस्य थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था, 2 सितंबर 1946 के अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था, ठीक है। देखिए 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? देखिए तो 326 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी पर हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी पर, ठीक है, झेलम नदी पर हुआ था, ये युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था जो भारत आया था। और देखिए दक्षिण भारतीय वंश विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो कौन थे? तो हरिहर और बुका। हरिहर बुका कब किए थे? तो 1336 में, ठीक है, 1336 में किए थे। और देखिए हरिहर बुका। और देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कौन? लाला हरदयाल, कासिम राम और सोहन सिंह और लाला हरदयाल कब किए थे? तो 1913 में। कहाँ किए थे? तो अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पे, मतलब ज्यादातर अमेरिका ही पूछता है, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, लेकिन कनाडा में भी किए थे। इसको देखिए विरोध किए थे सरदार अजीम सिंह ने, उसका सक्रिय भूमिका निभाया था विरोधी में, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना हरदयाल और काशीराम मोहन सिंह किए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी नहीं है तो बेतवा, चंबल, भीमा और गोमती। तो कौन कौन आपको गंगा की सहायक नदी हो जाएगा? तो चंबल और बेतवा तो गंगा में आके मिलती है, गोमती भी गंगा में आके मिलती है। भीमा जो है वो भीमा कर्नाटक में मिलता है। भीमा कर्नाटक की नदी है जो कि गंगा में नहीं मिलता है, ठीक है। भीमा कर्नाटक की नदी है, ठीक है। जबकि ये बेतवा, चंबल और गोमती, ये गोमती तो यूपी का है, ये चंबल आपको मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान में बहता है। बेतवा तो सहायक नदी है, ये है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रपति आपको राज्य का संवैधानिक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होगा, नाम मात्र का होता है। देखिए संघ की सभी कार्य शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होता है। जो संघ की सभी कार्य शक्तियां हैं, जो पावर है, वो राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है, ठीक है। देखिए इसका मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, इसका मंत्रिपरिषद जो होते हैं, वो मंत्रिपरिषद के जो मुख्य होता है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का। देखिए मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद के इशारे पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। नाम मात्र का राष्ट्रपति होते हैं, इनका कोई विशेष नहीं होता, सब प्रधानमंत्री के द्वारा काम होता है। देखिए इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योगदान नहीं है? ठीक है, देखिए अब राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योगदान नहीं होगा। देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए, मैंने राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या चाहिए? भारत को नागरिक चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, ठीक है। उनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्य होना चाहिए। हाँ, ये लोकसभा निर्धारित के सभी योग्य होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक है। संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं होगा। किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये सही है। भारत का नागरिक होने 35 वर्ष की उम्र का लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्य हो, ठीक है। लोकसभा के निर्धारित सभी योग्य हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 से 59 में वर्णित है कि अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के
निर्वाचित मंडल से हो। ठीक है, देखिए ये छोड़िए, देखिए आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आपातकाल लगाना है, तो आपातकाल की घोषणा के लिए संसद में अनुमोदन होता है तो कितने दिन के लिए होता है? 1 महीना के अंदर होना चाहिए, 2 महीना के अंदर होना चाहिए। तो देखिए अनुमोदन के लिए होता है, राष्ट्रपति आपातकाल के लिए, तो आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 352 अनुच्छेद के तहत, 352 के अनुसार लगता है। ठीक है, तो देखिए इसके तहत 1 महीना के अंदर होना चाहिए। इसके तहत क्या होना चाहिए? 1 महीना के अंदर होना चाहिए अनुमोदन। ठीक है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या है? देखिए मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री की विलुप्त है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री से बड़ा है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है तो कैबिनेट मंत्री से बड़ा है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री में कौन कौन आ जाता है? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री है, जबकि मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री से बड़ा है। ठीक है, मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री से बड़ा होता है। देखिए कैबिनेट मंत्री में कौन कौन आ जाएगा? तो एक राज्य मंत्री भी आ जाएगा कैबिनेट मंत्री में। देखिए राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? अब देखिए भारत का बिहार के राज्यपाल होते हैं तो उनको वेतन किस कोष से दिया जाएगा? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। देखिए अनुच्छेद 202(3)(a) के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202(3) अनुच्छेद 3(a) के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और देखिए इसके द्वारा दिया जाता है। देखिए अभी जो राज्यपाल का वेतन है अभी कितना है? तो 3.5 लाख, 3.5 लाख अभी राज्यपाल का वेतन है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री है। देखिए भारत का प्रधानमंत्री क्या है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है सत्ता दल का अध्यक्ष होते हैं। सत्ता दल का अध्यक्ष होते हैं, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होते हैं, सत्ता का अध्यक्ष नहीं हो सकते इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री वो कौन होते हैं? तो सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं, सत्ता दल के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हमेशा सत्ता दल के अध्यक्ष नहीं होते हैं। कभी कभी जो होता है जो कि जो गठबंधन की सरकार बनता है तो कभी कभी देखते हैं कि जिसको पास कम पावर रहता है वो भी प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जैसे कि अभी बिहार में है। ठीक है, और देखिए आगे, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ हो सकता है, संभव है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत संभव है? तो अनुच्छेद देखिए अधिनियम 1956 के द्वारा है। ठीक है, अनुच्छेद 153 के द्वारा है। अनुच्छेद आर्टिकल 153 के द्वारा है। ठीक है, आर्टिकल 153 के द्वारा है। और देखिए इसको लिया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये पूछता है कि राष्ट्रपति एक से अधिक राज्यों के रहते हैं तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपको 1956 के अधिनियम के द्वारा, 1956 के अधिनियम के द्वारा रहते हैं। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? देखिए अब सर्वोच्च न्यायालय को हटाना है, सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी को हटाना है तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। तो किसके द्वारा करते हैं? तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे सर्वोच्च न्यायालय किसको हटा दो। तो किसको हटा सकते हैं? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं, राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उसको हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को, देखिए ये है। ठीक है, ये है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करते हैं? राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। तो ये संघ लोक सेवा आयोग और उसके दूसरे सदस्य के, संघ लोक सेवा आयोग के और उसके दूसरे सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सहयोग करते हैं या फिर परामर्श देते हैं। ठीक है, देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी आपको कौन सी आ जाएगा? तो K2 किस में है? K2 जो है ना कंचनजंगा किस में है? तो कंचनजंगा काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में K2 आ जाएगा। कंचनजंगा की आपको ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो कंचनजंगा का हो जाएगा 8611 मीटर होता है। ठीक है, मीटर हो जाएगा, 8611 मीटर हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी में आता है कंचनजंगा की ऊंचाई। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में आता है। देखिए और आपको राज्यसभा में सदस्यों को प्राप्त जो प्राप्त है वो क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त होता है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त क्या होगा? तो जनसंख्या के अनुसार, जिसका जनसंख्या जितना रहेगा उसका सदस्यता उतना रहेगा। ठीक है, कोई भी सदन में चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा में। ठीक है, देखिए भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है वो भारत को क्या वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ। ठीक है, कि क्या वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ यानी स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या करना है? तो राज्यों का संघ करता है, राज्यों का संघ। ठीक है, अब देखिए यह अनुच्छेद 1 में ही आता है।
ठीक है। मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। देखिए भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं। तो अधिकतम सदस्य मंत्रिपरिषद के कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य होते हैं। अभी लोकसभा में कितना था? 554। ठीक है, और इसके बाद राज्यसभा से सबसे अधिक मंत्रिपरिषद में लोकसभा से लिए जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति में आपको आ जाएगा देविका रानी आ जाएगी। देविका रानी देविका रानी आ जाएगी। देविका रानी आ जाएगी। ठीक है, देविका रानी। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्तियों को अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? देखिए, जो संविधान के संशोधन के अंतर्गत किस संशोधन के अंतर्गत संपत्तियों के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकाल दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार को निकाल के तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब? 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो निजी संपत्ति था उसको निकाल के कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। अनुच्छेद 301 में या 300 में बोल सकते हैं, रख दिया गया। किस राज्य के बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? किस राज्य से बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो यह आ जाएगा आपको असम से। बिछुआ लोक नृत्य आ जाएगा असम से। ठीक है, और उड़ीसा का उड़ी और मणिपुरी है पश्चिम बंगाल के। बताइए, देखिए, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल जाए। भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल जाए। तो ये कौन सा अनुच्छेद में था? तो ये आपको आ जाएगा आर्टिकल 1893 में। ठीक है, 1893 में था कि सबके लिए सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा खुल जाए। ठीक है, सबके लिए सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा खुल जाए। ठीक है, और देखिए, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाएगा आपको 27 सितंबर। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाएगा? तो 27 सितंबर। ठीक है, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाएगा? 27 सितंबर। किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी बहेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो गुजरात से नहीं, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। ठीक है, चंबल नदी बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से चंबल नदी होकर बहती है। भूमि के चारों ओर बंद यानी लैंड लॉक कौन सा राज्य है? लैंड लॉक मतलब कि चारों ओर भूमि है। ठीक है, उसका समुद्र की नहीं है। तो गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार ही आ जाएगा। ठीक है, बिहार एक लैंडलॉक राज्य है। ठीक है, क्योंकि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में संबंधित है? झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में संबंधित है, किस राज्य से है? तो झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल से आ जाएगा। ठीक है, देखिए, पश्चिम बंगाल से आ जाएगा आपको दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, ये जो परियोजना बनाया गया है ये अमेरिका के टेनिस नदी के सहयोग से बनाया गया। 1948 में इसका उद्घाटन हुआ, यानी उस टाइम से। ठीक है, देखिए, अब ये जब बना तो ये यहाँ पानी आता है कहाँ से? तो ये आता है छोटा नागपुर के पठार से, इसमें पानी आता है। ठीक है, देखिए, इसी पर दुर्गापुर है, चंद्रपुर है। ठीक है, विद्युत परियोजना है। देखिए, ये जो बना था ये पश्चिम बंगाल और इधर झारखंड दोनों के सहयोग से बना था। ठीक है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो बिहार आ जाएगा, डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। वो कौन कौन द्वीप है? तो ये आपको आ जाएगा नारकोंडम और वैरन और नारकोंडम कहाँ है? तो ये दोनों आपको आ जाएंगे, ये बंगाल के खाड़ी में आ जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में आ जाएंगे, बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ठीक है, करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसके साथ युद्ध किया था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह के साथ। मुगल शासक मोहम्मद शाह के साथ युद्ध किया था। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, जिसको बादशाह नादिर शाह ने और मुगल शाह मोहम्मद शाह को हराया था
शासक मोहम्मद। ये किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई आ जाएगा आपको महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में आ जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई। देखिए 17,330 किलोमीटर है, 17,300, ठीक है, 17,930 किलोमीटर, 17,930 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा से दो भागों में बांटती नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि भारत का कौन सा भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटता है, ठीक है। कौन सा राज्य है जिसको कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटता है, तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताइए। देखिए उड़ीसा, गुजरात, गुजरात जाता है, राजस्थान जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल जाएगा, तो 8 राज्य यहाँ पे ये हो जाएगा आपको, ये उड़ीसा, उड़ीसा के साथ नहीं जाएगा। देखिए अब 8 राज्य से जो भारत में कर्क रेखा गुजरता है वो कौन कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले 8 राज्य में आपको आ जाएगा गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड आ जाएगा, और झारखंड आ जाएगा, और आपको पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, और आपको मिजोरम त्रिपुरा भी आ जाएगा। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन आ जाएगा, गुजरात, आंख बंद कीजिए आराम से सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में हम बताएं, तो ये आपको बताएं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ये डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा पर भारत का राज्य है जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है, ठीक है। देखिए और आगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या बताए, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी आपको आ जाएगा 3 जनवरी को, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को आ जाएगा, जिसको कहा जाता है पेरीहिलियन, पेरीहिलियन कहा जाता है, पेरीहिलियन कहा जाता है, जो सबसे कम दूरी होता है, ठीक है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की किस दिन होगा, सूर्य पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, तो आपको 4 जुलाई को हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, तो 4 जुलाई को हो जाता है एपी हिलियन, एपी हिलियन मतलब सबसे अधिक दूरी, ठीक है, एपी हिलियन सबसे अधिक दूरी, 4 जुलाई को, सबसे कम 3 जनवरी को, ठीक है। निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, देखिए अरुणाचल प्रदेश का आपको नृत्य कौन आ जाएगा, तो पोपीर आ जाएगा, पोपीर आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य आ जाएगा। माचा, माचा मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और देखिए भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय किस नाम से जाना जाता है, देखिए प्रथम जो भारतीय थे वो सिविल सेवा का प्राप्त करने वाले अर्हता यानी प्रथम कौन थे, तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर आपको आ जाएंगे। और देखिए हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र और पाटलिपुत्र की नगर स्थापना किया था, ठीक। हर्यक वंश के कौन शासक था जो पाटलिपुत्र को बसाया था, अजातशत्रु का पुत्र, तो वो था उदयन, ठीक है, उदयन था जो चंद्रगुप्त का था, जो हर्यक वंश का था, ठीक है, हर्यक वंश अजातशत्रु का बेटा था, ठीक। कौन सा शासक चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, कौन सा शहर, तो आपको कोटा चंबल नदी, धौतपुर चंबल नदी, ग्वालियर चंबल नदी, जबलपुर, जबलपुर किस नदी पर है, तो जबलपुर आपको नर्मदा पे आ जाएगा, नर्मदा, नर्मदा नदी पर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हमारी सौर परिवार में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह का परिक्रमा करता है, टाइटन है किसका है, तो टाइटन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो टाइटन किसका आ जाएगा, आपको शनि का आ जाएगा, तो सबसे टाइटन दूसरा सबसे बड़ा शनि का, ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा तो गैनीमीड हो जाएगा बृहस्पति का, ठीक है, गैनीमीड बृहस्पति का हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक के थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए योगदान दिया था, स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे केशव कर्वे आ जाएंगे, केशव कर्वे आ जाएंगे, जो कि देखिए 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था, केशव कर्वे को 1998 में भारत रत्न दिया गया था केशव कर्वे को। देखिए फसल से जुड़े हुए उत्सव पुठारी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पुठारी जो फसल से जुड़े उत्सव है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाएगा, तो ये आपको मनाया जाएगा किस जनजाति के द्वारा, तो कर्नाटक के मनाया जाता है कोडावा जनजाति के द्वारा, कोडावा जनजाति जो कर्नाटक में स्थित रहते हैं, ठीक है। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। देखिए जो मणिपुर के हैं लोक नृत्य कौन, घातो कीतो, ठीक है, मणिपुर के आपको क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे
नहीं, घातो की तो आंध्र प्रदेश, अरे अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में घातो की तो, और यहाँ का आ जाएंगे खुवाक एसेई। खुवाक एसेई आ जाएंगे मणिपुर के, ठीक है। मणिपुर के क्या आ जाएंगे, खुवाक एसेई, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप कौन सा शहर जो कि भारतीय प्रायद्वीप कौन सा शहर जो कि शहर 8.4 अक्षांश उत्तरी के निकट है, ठीक है। 8.4 उत्तरी अक्षांश के हैं, तो ये आपको आ जाएगा कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट के अनुसार आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु इसको कहते हैं, भारत के सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु कहते हैं, ठीक है। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।